हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BHDAE 182 की, जिसका नाम हिंदी भाषा और संप्रेषण है। ये आपके फर्स्ट ईयर का कंपलसरी कोर्स कोड है। ठीक है, आज हम इसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये हमारा गेस्ट पेपर 1 है। इसके अंदर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हम सबसे पहले उसे देखते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है भाषा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, आपको इसके अंदर बताना है कि जो भाषा है वो क्या होती है, आपको भाषा को परिभाषित करना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम। तो भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने भावों को लिखित या फिर हम कह सकते हैं कथित रूप में, यानी कि बोलकर दूसरों को समझा सके या फिर दूसरों के भावों को समझ सके, हम उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, और भी अगर हम सरल शब्द में बात करें तो मनुष्य की जो सार्थक वाणी होती है उसे हम भाषा कहते हैं। इसके आगे है भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। अगर हम बात करें, कक्षा में जो अध्यापक होता है वो अपनी बात को बोलकर समझाते हैं। ठीक है, जो भी टीचर होता है क्लास के अंदर, वो अपनी कोई भी बात अगर समझाता है तो वो उसे बोलकर समझाता है। ठीक है, और वहीं पर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी बातों को सुनकर समझते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरा उदाहरण है, जो बच्चा होता है वो माता पिता से बोलकर अपने मन के भावों को प्रकट करता है। ठीक है, और वे उसकी बात को सुनकर समझते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार दूसरा उदाहरण और देख सकते हैं हम कि जो छात्र होते हैं, छात्र भी क्या करते हैं, अध्यापक के द्वारा जो समझाई गई बात होती है उसको लिखकर प्रकट करते हैं। ठीक है, और अध्यापक उसे पढ़कर मूल्यांकन करता है। जैसे कि आप अपने एग्ज़ाम देते हैं तो आप अपनी आपसे क्वेश्चन में जो पूछा जाता है, ठीक है, उसे आप लिखकर बताते हैं, है ना। और वहीं पर जो अध्यापक, जो एग्ज़ामिनर होता है, जो चेक करता है आपके आपके पेपर्स को, तो वो क्या करता है, आपके आंसर्स को पढ़ता है और उसके बाद उसका मूल्यांकन करता है ना। तो ये भी क्या हुआ कि भाषा ही हुई ना, आपने किसी भाषा में उसे लिखा। ठीक है, एक ऐसी भाषा में लिखा जिससे अध्यापक ने समझा और उसके बाद उसका मूल्यांकन किया और उसके बाद आपको मार्क्स दिए। ठीक है, इसके बाद आगे और भी आंसर दिया गया है। ठीक है, तो वो आप ना खुद से पढ़ लेना। इसको मैंने आपको बता दिया सरल शब्दों में कि भाषा क्या होती है। ठीक, बाकी आपको इसके अंदर और भी भाषा के अर्थ मिलेंगे जो अलग अलग भाषा वैज्ञानिकों ने दिए हैं, तो वो आप खुद से पढ़ लेना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह डॉक्टर बाबू राम सक्सेना के अनुसार अगर हम देखें तो जिस ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समिष्ट रूप से भाषा कहते हैं। इसी तरह अलग अलग जो भाषा वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अनुसार अलग अलग परिभाषाएं दी हैं भाषा को लेकर। ठीक है, तो वो आप ना इसे खुद से पढ़ लेना। ठीक, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। अ, हमारा क्वेश्चन है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आप इसका अंतर ना खुद से पढ़ लेना। ठीक है, ये इसका आंसर है, आप इसे पढ़ लेना। ठीक, यहाँ पर इसका आंसर जो है वो ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, उसको देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है अर्ध स्वरों का वर्ण कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप देख लेना, खुद से पढ़ लेना इसको। ठीक है, कि अर्ध स्वर कौन कौन से हैं और किन्हें माना जाता है। ठीक है,
इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, अब आपको उच्चारण करके जो वर्ण होते हैं उनका वर्गीकरण करना है उच्चारण के आधार पर। ठीक है, जिसके अंदर अगर हम बात करें वर्ण उच्चारण की, तो हम कोई भी अगर वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसके लिए हमारा जो मुख है, ठीक है, उसके विभिन्न भागों का हमें सहारा लेना होता है। जैसे कि पहला जो आधार है वो देखते हैं। पहला आधार हमारा कंठ है। ठीक है, जिसके अंदर हम कंठ से उच्चारण करते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? कंठ वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि आ, ठीक है, और क वर्ग, विसर्ग तथा ह, ये जो होते हैं वो कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, वो कंठ से इनका जो उच्चारण होता है वो कंठ के द्वारा होता है, तो इसीलिए इन्हें हम कंठ वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा है तालव्य, जिनका उच्चारण क्या होता है? तालु से होता है, यानी कि जो जीभ होती है उससे होता है। ठीक है, तो वो तालव्य वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि ई, च वर्ग, य तथा श। ठीक है, इसके बाद है मूर्धन्य, जिनका उच्चारण क्या होता है? मूर्धा से होता है, वो क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि र्या, ठीक है, ट वर्ग, र तथा शा। ठीक है, इसके बाद अगला है दंत्य, जिनका उच्चारण क्या होता है? दांतों के स्पर्श से हो, वो दंत वर्ण कहलाते हैं। जैसे ल, तवर्ग, ठीक है, तावर्ग मतलब त, थ, द, ध, ये जो होता है उसे हम तवर्ग कहते हैं। ठीक है, और सा, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जब हम उच्चारण करते हैं तो दांत जो होता है उसमें स्पर्श होता है। इसके बाद अगला है ओष्ठ्य। ठीक है, जिनका उच्चारण होठ से हो उसे हम ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि उ और प वर्ग। ठीक है, प, फ, ब, भ। ठीक है, ये किसके अंदर आता है? प वर्ग के अंदर आते हैं। इसके बाद है अनुनासिक, जिनका उच्चारण क्या होता है? मुंह और नाक से होता है, उसे हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। वो अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आ, ई। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? उच्चारण मुंह और नाक दोनों से उच्चारण होता है। ठीक है, इसके बाद अगला है कंठ तालव्य, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और तालु से होता है उसे हम कंठ तालव्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ए, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? तालु और कंठ दोनों का क्या है कहते हैं? स्पर्श आता है, दोनों से क्या है? उच्चारण होता है। इसके बाद है अगला कंठोष्ठ है। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और होठ से होता है उसे हम कंठोष्ठ कहलाते हैं। ठीक है, उसे हम कंठोष्ठ कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ओ तथा औ। ठीक है, इसके बाद अगला है दंतोष्ठ है, जिन वर्णों का उच्चारण दांत और होठ से हो उसे हम दंतोष्ठ कहते हैं। जैसे कि व। ठीक है, इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तालिका बनाई गई है। ठीक है, कि उच्चारण का स्थान क्या क्या है, वर्गों के नाम। ठीक है, और उसके बाद उच्चरित वर्ण कौन कौन से हैं। आप इसे देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और आप ना एक बार खुद से बोलकर भी देखना। ठीक है, तो आपको और भी जल्दी से समझ में आएगा जब आप इसे खुद से बोलकर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, समास के भेदों का वर्णन कीजिए। आपने समास पढ़े होंगे। ठीक है, तो आपको उन्हीं समासों के जो भेदों का वर्णन करना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम। ठीक है, समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण करना। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया एवं सार्थक शब्द की रचना करते हैं, यह नया शब्द ही क्या होता है? समास कहलाता है। ठीक है, यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जा सके, वही समास होता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, कमल के समान चरण। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो वो क्या कहलाएगा? चरण कमल। ठीक है, जो चरण कमल हुआ वो समास कहलाएगा। ठीक है, कमल के समान क्या है? चरण है, मतलब कमल जिस तरह से
सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, ठीक है, जितना सुंदर होता है उसी तरह क्या है, कमल जो है वो चरण चरण जो है वो कमल के समान है, ठीक है। तो चरण कमल। रसोई के लिए घर, जिसे हम रसोई घर कहते हैं, ठीक है, ये हमारा समास हुआ। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। देश का भक्त, देशभक्त। राजा का पुत्र, राजपुत्र आदि, ये क्या है, समास के उदाहरण हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है। सामसिक शब्द या समस्त पद। जो शब्द समास के नियमों से बनता है वह सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद आगे देखते हैं पूर्व पद एवं उत्तर पद। सामासिक शब्द के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं एवं दूसरे या आखिरी पद को उत्तर पद कहते हैं, ठीक है। अब जो आगे देखते हैं कि जो समास होता है उसके भेद कितने होते हैं। समास के ना 6 भेद होते हैं, जैसे कि तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, ठीक है, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, ठीक। आपने ये समास जो है अपने स्कूल में भी पढ़े होंगे, 9th 10th 7th 8th में, क्योंकि पढ़ाया जाता है उसमें भी। तो आपको पता होगा कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, यहाँ पर उसके उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। तो आप इन्हें ना खुद से पढ़ लेना कि तत्पुरुष समास क्या होता है, अव्ययी भाव समास क्या होते हैं, इनके उदाहरण भी साथ में आप याद रखना, ठीक है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, द्विगु समास क्या होता है, ठीक है, द्वंद्व समास क्या है, बहुव्रीहि समास क्या है, ठीक है। या आप ये समास को ना अच्छे से पढ़ लेना। और वैसे तो आपको पता होगा ही कि समास किसे कहते हैं, समास के भेद कौन कौन से हैं और उनका अर्थ क्या होता है, ठीक है। साथ ही में उनके उदाहरण भी आपको याद रखने हैं। यहाँ पर जो है इसके समास का जो आंसर है वो ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्रिया क्या है, ठीक है। आपको इसको पता ही होगा कि क्रिया किसे कहते हैं, आपने अगर व्याकरण पढ़ी है तो आपको पता होगा। तो क्रिया का एक अर्थ होता है कि कार्य करना, ठीक है, ये होता है कि कार्य जो है वो करना। जिन शब्दों से या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या फिर किया जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि नीचे उदाहरण अगर हम बात करें तो जैसे कि खाना, नाचना, खेलना, पढ़ना, मारना, पीना, जाना, सोना, लिखना, जागना, रहना, गाना, दौड़ना आदि, ये क्या है, ये सभी क्रिया के उदाहरण हैं, ठीक है। और नीचे इन्हीं से जुड़े हुए उदाहरण दिए गए हैं कि राम खेल रहा है, राम क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो खेलना क्या हुई, राम की एक क्रिया हुई कि राम खेल रहा है, ठीक है। मीना नाच रही है, तो यहाँ पे नाचना क्या हुआ, वो भी एक क्रिया हुई। अली किताब पढ़ रहा है, तो पढ़ना, ठीक है, वो क्या कर रहा है, किताब से क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो पढ़ना क्या हुई, वो एक क्रिया हुई, ठीक है। इसी तरह आप पढ़ लेना सारे उदाहरण, ठीक है, कि क्रिया क्या होती है, ठीक। इसके बाद आगे है हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम को परिभाषित करते हुए सर्वनाम के भेदों का वर्णन कीजिए, ठीक है। अब आपको इसके अंदर सर्वनाम बताना है कि सर्वनाम क्या होता है, उसको परिभाषित करना है और फिर उसके भेदों का भी वर्णन करना है, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम संज्ञाओं की पुनर्वृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाता है, ठीक है। जैसे कि नीचे तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दरमान्य ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, पेड़ पौधे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं, पेड़ पौधे विभिन्न जीवों का आश्रय प्रदान करते हैं, ठीक है। ये जो पहला उदाहरण है इनमें सभी में क्या है, पेड़ पौधे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बार बार यही बोलेंगे पेड़ पौधे, एक बार में हमें पता लग गया कि किसकी बात की जा रही है, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम बार बार बताएं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। उसकी जगह हम दूसरा शब्द यूज़ करेंगे, ठीक है, प्रयोग करेंगे। जैसे कि इसी को अगर हम नीचे वाक्य में देखें तो नीचे देख सकते हैं कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दरमान्य ऑक्सीजन मुक्त करते हैं।
वे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या किया कि पेड़ पौधे की जगह हमने उनकी जगह वे जो शब्द है, ठीक है, उसको लिखा और वे जो है वही हमारा सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, पूरा उदाहरण कि सर्वनाम किसे कहते हैं, और आपने सर्वनाम पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो इतना समझाने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए कि सर्वनाम किसे कहते हैं। और सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं? सर्वनाम के क्या है, 6 भेद हैं। ठीक है, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये सर्वनाम के भेद हैं। ठीक है, तो आप इन भेदों को भी देख लेना कि निजवाचक सर्वनाम क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, इनके उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक है, इन सभी को उदाहरण के साथ समझाया गया है, आप इसे पढ़ लेना। यहाँ पर जो है इसका आंसर खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, रचना के अनुसार वाक्य के भेद का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पर वाक्य भेद का वर्णन करना है। ठीक है, वाक्य किस किस तरह के होते हैं। तो वाक्य की परिभाषा अगर हम देखें तो वो है ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। ठीक है, एक ऐसा वाक्य, एक ऐसा शब्दों का समूह, ठीक है, जो पूरी तरह क्या हो, व्यवस्थित हो, और जिससे क्या हो, एक जो मतलब है, जो एक आशय है, वो सही सही हमारे सामने प्रकट हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब जो वाक्य होता है उसके भी कई तरह के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो पहला तो है सरल वाक्य। ठीक है, उसके बाद आता है संयुक्त वाक्य। अब जो संयुक्त वाक्य है उसके भी अलग अलग भेद हैं। ठीक है, संयोजक संयुक्त वाक्य है, विभाजक संयुक्त वाक्य है, विरोधवाचक संयुक्त वाक्य है, परिणामवाची संयुक्त वाक्य है। ठीक है, तो आप इनको भी देख लेना। और इसके बाद तीसरा वाक्य जो आता है वो आता है संयुक्त वाक्य के बाद आता है मिश्र वाक्य। ठीक है, आप इनको खुद से पढ़ लेना इन सभी को। यहाँ पर जो है इसका आंसर भी खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है आंगिक संप्रेषण अर्थ और स्वरूप स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं संप्रेषण की। ठीक है, तो इसके अंदर अब आपको बताना है कि जो आंगिक संप्रेषण होता है उसका अर्थ बताना है और साथ ही में उसका स्वरूप स्पष्ट करना है। ठीक है, आंगिक संप्रेषण किसे कहते हैं वो बताना है। आंगिक संप्रेषण क्या होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे जो शारीरिक हाव भाव होते हैं उनके द्वारा हम क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ना हम कुछ लिखते हैं, ना अपने मुख से कुछ बोलते हैं, बिना बोले बिना कुछ लिखे सिर्फ हमारे बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से हम क्या करते हैं, अपने भावों को, अपने भावों को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, अपने चेहरे की अभिव्यक्ति से, आँखों से। ठीक है, जिसे हम आँखों से हम क्या करते हैं, अपनी बात को कहते हैं, तो सामने वाले को समझाते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लेना। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर जो है इसका आंसर खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है भाषा के विविध रूप कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब जो भाषा होती है उसके कई रूप होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं, तो आपको उन्हीं विविध रूपों के बारे में बताना है कि रूप भी उसके भाषा के विविध रूप कौन कौन से हैं। ठीक है, और इन्हीं को स्पष्ट करना है। तो आप इसका आंसर भी देख लेना। ठीक है,
यहाँ पर इसका जो आंसर है वो ख़त्म होता है, इसे आप खुद से पढ़ लेना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, जो स्वर ध्वनि होती है उनका आपको वर्गीकरण करना है। ठीक है, तो ये आप देख लेना इसका आंसर। अलग अलग तरह से क्या कहते हैं, स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है, तो इन्हें आप पढ़ लेना। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, संगम और बलाघात में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ लेना आप इसे खुद से। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, अलंकार के भेदों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपने अलंकार भी पढ़े होंगे अपने स्कूल में टाइम में। ठीक है, तो आपको उन्हीं के जो अलंकार होते हैं उनके भेदों का वर्णन करना है। अलंकार के दो भेद होते हैं मुख्य, अगर हम बात करें, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है, अब जो शब्द अलंकार होता है उसके अंदर अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार आता है। ठीक है, तो आप इन्हें खुद से पढ़ लेना। और इसके बाद अगर हम बात करें अर्थ अलंकार की, तो अर्थ अलंकार के अंदर उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार आता है। ठीक है, तो आप इनको भी पढ़ लेना, साथ ही में इनके उदाहरण को भी पढ़ लेना। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिया के भेदों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब जो क्रिया होती है, ठीक है, पहले हमने क्रिया को परिभाषित किया था पहले वाले में। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्रिया के भेदों का वर्णन करना है। तो क्रिया जो होती है वो दो तरह की होती है, एक अकर्मक क्रिया होती है, एक होती है सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना इसको खुद से कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और सकर्मक क्रिया क्या होती है, उनके उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक है, और यहाँ पर सकर्मक क्रिया दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सकर्मक क्रिया के भेद भी बताए गए हैं कि एक कर्मक क्रिया होती है, द्विकर्मक क्रिया होती है, अपूर्ण क्रिया। ये कि तीनों क्या है, सकर्मक क्रिया के भेद हैं, आप इन्हें भी पढ़ लेना। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अपूर्ण क्रिया है उसके भी दो भेद हैं। ठीक है, अपूर्ण कर्मक क्रिया है, अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, संरचना के आधार पर अगर हम देखें तो क्रिया के भी अन्य अलग अलग भेद हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिका क्रिया, तत्कालिका क्रिया, कृंदित क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया, विधि क्रिया। ठीक है, ये अन्य क्रियाओं के भेद हैं, आप इनको भी देख लेना। यहाँ पर जो है इसका आंसर खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वाक्य परिवर्तन क्या है। ठीक है, अब आपको इसके अंदर वाक्य परिवर्तन के बारे में बताना है, तो आप इसको भी पढ़ लेना। ठीक है, कि वाक्य परिवर्तन किसे कहते हैं, वाक्य परिवर्तन होता क्या है। इसके बाद यहाँ पर भी इसका आंसर खत्म होता है, और अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा संप्रेषण को परिभाषित करते हुए संप्रेषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब जो भाषा संप्रेषण है उसको आपको परिभाषित करना है, संप्रेषण का अर्थ बताना है, उसकी भाषा और उसकी परिभाषा बतानी है आपको। ठीक है, और साथ ही में संप्रेषण के जो प्रकार होते हैं, ठीक है,
वो भी बताने हैं आपको। तो यहाँ पर अलग अलग अर्थ, अलग यहाँ पर क्या है, अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं संप्रेषण की, वो आप देख लेना। ठीक है। अब जो संप्रेषण होता है वो दो तरह से होता है मुख्यतः, शाब्दिक संप्रेषण होता है और अशाब्दिक संप्रेषण होता है। ठीक है। शाब्दिक संप्रेषण के अंदर हम मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण आता है। ठीक है। और अशाब्दिक संप्रेषण के अंदर हम स्पर्श करके बात करते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो है इसका आंसर खत्म होता है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, लेखन कौशल क्या है। ठीक है। अब आपको इसके अंदर लेखन कौशल बताना है कि लेखन कौशल का अर्थ क्या होता है, उसको परिभाषित करना है। ठीक है। तो ये आप देख लेना, पढ़ लेना इसका आंसर। यहाँ पर जो है इसका आंसर खत्म होता है। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, वाचन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है। अब आपको इसके अंदर वाचन के प्रकार बताने हैं। ठीक है। तो ये आप देख लो, इसको भी पढ़ लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास क्रम का उचित विवरण दीजिए। ठीक है। जो हिंदी भाषा है उसके विकास क्रम का आपको विवरण देना है कि उसका विकास किस तरह से हुआ। तो ये आप पढ़ लेना इसको। ठीक है। यहाँ पर जो है इसका आंसर खत्म होता है। ठीक है। हमने इस बुक के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे इम्पॉर्टेंट, वो उन सभी को देख लिया है। ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, जिससे आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेंगे अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं। आपको इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इस PDF को भी आप टेलीग्राम चैनल से ले पाएंगे। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।